कर हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेटा जो हमारा चैप्टर 7 है, पार्ट फर्स्ट जो है इसका, उसमें जो है हमारा टॉपिक है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे है क्या। ठीक है ना बेटा। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है, इसमें जो है dp अपॉन dt जो है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, इसका कोई पूरा डेरिवेशन है वो डिस्कस करता हूँ। देखो P, मैं इसकी थ्योरी ऑरली तुम्हें बता दूंगा। ठीक है ना। देखो माना दो कण है जिनके द्रव्यमान m1 व n2 है और इनके रेखीय संवेग क्या है, p1 वेक्टर है, p2 वेक्टर है। तब कण का रेखीय संवेग क्या होगा, p वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। ठीक, फिर डेल्टी समय, यदि संवेग में डेल्टी में मतलब यदि संवेग डेल्टी परिवर्तन के द्वारा चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेल p अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल p1 अपॉन डेल टी प्लस डेल p2 अपॉन डेल टी। ठीक, यदि डेल टी अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं dp अपॉन dt, dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। ठीक है। अब देखो बेटा, यदि दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m2 m1 है और रेखीय संवेग p1 व p2 है तो उस पर फोर्स भी एक्ट जरूर कर रहा होगा कि p इज इक्वल टू mv से। ठीक है, क्योंकि मास भी है और चाल भी है तो इस पर एक बल भी होगा। ठीक, तो यदि इस पर फोर्स एक्ट होगा तो फोर्स कैसे एक्ट होगा, p1 के कारण भाई एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, ऐसी p2 पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एक्ट होंगे। ठीक है ना। ये किसके इक्वल होता है, dp अपॉन dt। F इजिकल टू क्या होता है, dp अपॉन dt। तो किसके इक्वल हो जाएगा, dp अपॉन dt f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर के। ठीक है ना। अब यदि f1 वेक्टर इज इक्वल टू f1 इंटरनल प्लस f1 एक्सटर्नल, f2 वेक्टर, मतलब कि f1 पर जो बल लगेगा एक अंदर की तरफ को लगेगा, एक बाहर की तरफ की ओर लगेगा। ठीक, ऐसी इसमें f2 इंटरनल प्लस f2 एक्सटर्नल, ऐसी इसमें बल लगेगा। तब ये दोनों वैल्यू उठा के रख देंगे इसमें। dp अपॉन dt f1 इंटरनल प्लस f1 एक्सटर्नल। ठीक है बेटा, इसमें वेक्टर आ जाएगा प्लस f2 इंटरनल प्लस f2 एक्सटर्नल। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे dp अपॉन dt, इंटरनल वाले एक जगह f1 इंटरनल प्लस f2 इंटरनल प्लस f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल, ये एक जगह हो गई। ठीक, अब देख रहे होंगे जो अंदर की तरफ को फोर्स है, जो अंदर की तरफ को फोर्स है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा आपका क्या, f एक्सटर्नल टोटल मैं लिख सकता हूं, परंतु f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, f एक्सटर्नल के टोटल उसके, और जो f इंटरनल है न्यूटन के तृतीय नियम से वो क्या होगा, f इंटरनल इज इक्वल टू f2 इंटरनल, मतलब जो अंदर की तरफ को फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही क्या होगा, विपरीत
मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो जाएगा। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ रखूंगे तो जीरो हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल के। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, या यदि बाह्य बल जीरो हो जाए, मान लिया लेट कर लिया, यदि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो है तो डी पी अपॉन डी टी किसके हो जाएगा, जीरो के। तो लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही संवेग संरक्षण का नियम है। समझ में आ रहा है बेटा? लिख सकता हूं, इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है और समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना? देखे भी रहे होंगे डी पी अपॉन डी टी क्या है, जीरो है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, माना दो कण है जिनके द्रव्यमान m1 में m2 है और रेखीय संवेग क्या है, p1 वेक्टर व p2 वेक्टर है, तब कण का रेखीय संवेग p इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। ठीक है ना? फिर यदि कण f1 वेक्टर f2 वेक्टर में परिवर्तन के साथ, कण में डेल टी परिवर्तन के साथ संवेग में परिवर्तन हो जाए तो डेल पी इज इक्वल टू डेल p1 प्लस p2। फिर क्या हो जाएगा, समय के अकॉर्डिंग डेल p अपॉन डेल टी, डेल p1 अपॉन डेल टी प्लस डेल p2 अपॉन डेल टी। यदि डेल टी अति सूक्ष्म हो तो इसकी जगह d लिख सकता हूँ, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी p1 अपॉन डी टी प्लस डी p2 अपॉन डी टी। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेखीय संवेग जो आपका p इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। फिर इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं क्या, f1, इसकी जगह f2। फिर f1 इज इक्वल टू होता है f इंटरनल प्लस f1 एक्सटर्नल, मतलब कि जो फोर्स एक्ट होगा पहले पिंड पर वो दो होगा, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, दूसरे उस पर एक्ट होगा तो वो भी एक अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। फिर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे f1 की और f2 की। जो f इंटरनल है और f2 इंटरनल एक जगह हो जाएगा, एक्सटर्नल वाले पोर्शन एक जगह हो जाएगा, परंतु एक्सटर्नल f1 एक्सटर्नल f2 एक्सटर्नल क्या है, f एक्सटर्नल क्या है, तो न्यूटन के तृतीय नियम से f इंटरनल इज इक्वल टू f2 माइनस के इंटरनल। ठीक है ना, न्यूटन के तृतीय नियम से कि किसी बॉडी पे हम यदि अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो भी बॉडी भी उतना ही फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। ये जीरो हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ये एफ एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। तो डी पी अपॉन डी टी एफ एक्सटर्नल, यदि बाह्य फोर्स जीरो हो जाए हमारा तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, इस पे बेसिस जो भी हमारे क्वेश्चन है वो सेम न्यूमेरिकल करेंगे जब सेम ऐसी होगा। ठीक है ना? आगे बात करता हूं मैं, एक बिंदुगामी बलों का संतुलन। एक बिंदुगामी बलों का संतुलन है क्या? चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं इसके बारे में। इसका डेरिवेशन इस पे न्यूमेरिकल आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ठीक है भाई, मतलब कि हमारी जो है दो एक्सिस, एक y एक x, रिएक्शन r है, फोर्स लग रहे हैं तीन, F1 F2 और F3। ठीक, जिनके बीच का क्या है, बिंदु O है, कोण क्या हमारा, एक अल्फा है, एक अल्फा 1, एक अल्फा 2, एक अल्फा 3, मतलब कि अल्फा 1 ये अल्फा है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 और ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का वो पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा अल्फा 3। ठीक है भाई, तो यहां से क्या है, एक बिंदुगामी बलों का संतुलन। एक बिंदुगामी का किसी बिंदु से जो अनेक किसी पॉइंट से जो बहुत सारे बल लगे हुए हैं उनका जो परिणामी है वो हमारा बैलेंसिंग में होना चाहिए, संतुलन में। ठीक है ना, वो कहलाते हैं एक बिंदुगामी संतुलन। है तो है क्या ये, कि यदि किसी पिंड पर बहुत सारे बल, एक ही पिंड पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों, ठीक है,
या उनकी क्रिया रेखा एक सीध में हो तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं हम, एक बिंदुगामी बलों का संतुलन। मतलब किसी बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल जो क्या वो संतुलन में हो तो उन्हें क्या कहते हैं, एक बिंदुगामी संतुलन बल कहते हैं। ठीक है ना, आपको दिखाई भी दे रहे हैं, फोर्स है F1 F2 F3 और एक्सिस है 2, ठीक, एक x एक y। तो इनका जो परिणामी बल यदि मैं निकालता हूं, परिणामी बल F इजिकल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, इन्हें वेक्टर मान लें। ठीक है भाई, तो इनका परिणामी बल ये हो गया। फिर लिख सकता हूँ, माना कोई बिंदु O है जो x अक्ष पर स्थित है और y मतलब कि ये इसकी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्या है, x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो x अक्ष के अनुदिश घटक क्या होगा हमारा, r कोस थीटा। भाई घटकों में वियोजित कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, आर एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा और आर वाई इजिकल टू आर साइन थीटा। ठीक भाई, इसके जिस जगह से एंगल लगाओ कोस में टूटेगा, इसके घटक क्या हो जाएंगे, आर कोस थीटा, इसके आर साइन थीटा। यदि मैं इनका पूरा टोटल परिणामी निकालता हूँ एक्स अक्ष के अनुदिश तो क्या हो जाएगा, आर एक्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड, आर एक्स क्या हो जाएगा हमारा, F1 कोस एल्फा प्लस F2 कोस एल्फा 1, F2 कोस एल्फा 2 और F3 कोस एल्फा 3। यदि y एक्स के अनुदिश निकालता हूं मैं तो आर वाई F2 साइन एल्फा, F2 साइन एल्फा 1 एल्फा 2 और F3 साइन एल्फा 3। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कंडीशन हो गई आर एक्स और आर वाई की। यदि मैं समीकरण 1 व 2 का वर्क करके जोड़ दूं तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, परिणाम मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 का वर्क करके जोड़ने पर तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक, आर स्क्वायर एक्स आर वाई का स्क्वायर, आर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। यदि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 तो आर रूट में क्या हो जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, बलों का परिणामी आ गया दो उसमें रिएक्शन पे, एक आर एक्स पे एक आर वाई पे। ठीक, इनका परिमाण आ गया ये दो बलों का, एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे। यदि इसमें एंगल पूछता है तो टेन एल्फा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 का वर्क करके, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा ये, आर साइन 2 व 1 से आर साइन एल्फा, आर कोस एल्फा, आर वाई अपॉन आर एक्स, इससे कट गया तो टेन एल्फा क्या हो गया, आर वाई अपॉन आर एक्स। तो एल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आया कभी भी, लेकिन इस पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन है। बलों के बल दिए हैं बहुत सारे, उनका बोल रहा है कि परिणामी बल बताओ और उसके बीच का कोण बताओ, एंगल पूछे तो उसमें यूज़ होंगे सारा। ठीक है, पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी मैंने लिखाई नहीं है, थ्योरी मैंने ऐसी एक्सप्लेन कर दी। ठीक है ना, कि माना एक बिंदु O है जिस पर परिणामी R कार्य कर रहा है और जो हमारे दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस क्या है, जिससे कोण लगा वो हमारा क्या होगा, आर कोस थीटा, और ऊपर वाला उससे अलग आर साइन थीटा, या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटक बोल सकते हैं जिन्हें। ठीक है ना, फिर आर एक्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परिणामी बल टोटल, और आई वायर के अकॉर्डिंग ये समीकरण 1 व 2 का वर्क करके जोड़ दिए आ गया। और यदि एंगल पूछता है उनके बीच का दिशा तो वो ये आ गई। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल और थोड़ा सा पोर्शन है उसके लिफ्ट वगैरह के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।